आदाब, मैं हूं शादाब। भारत पर एक बड़ा अटैक हो रहा है, अंदरूनी भी और बाहरी ताकतों से भी। आप खुद देखिए। हेलो हेलो। हम महिला थाने से बात कर रहे हैं। आपकी बेटी मंजू, आपकी बेटी है ना मंजू, हाँ, वो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। गोल्डन होटल में 3 लड़कों के साथ थी। मंजू तो कॉलेज गई है, ये सब आप क्या बोल रही हैं? अभी तो वो हिरासत में है। उसी से पूछिएगा कि ये सब काहे करती है। आप लोग अच्छे घर से हैं, इसीलिए आपको कॉल किया है, नहीं तो थाने और कोर्ट और बदनामी होगी। और ये सब नहीं चाहते हैं तो तुरंत 1 लाख रुपए भेजिए, ताकि हम लोग आपके लिए कुछ मैनेज करें और उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाए। ऐसे ही एक फर्जी कॉल ने आगरा की रहने वाली एक सरकारी स्कूल की टीचर की जान ले ली। भारत डिजिटल अटैक की चपेट में है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच साइबर क्रिमिनल ने भारत के लोगों से लगभग 2140 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। इन अटैक की वजह से कई लोगों की जान गई है तो कई की जमा पूंजी। इन हमलों से बचने के लिए खूब सरकारी दावे हो रहे हैं, लेकिन ये अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? अगर आप ऐसे फ्रॉड को रोकना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बने। एक और बात, अब से हर हफ्ते सैटरडे यानी शनिवार को जनाब ऐसे कैसे का एपिसोड आएगा, तो देखना ना भूलें। अब बात साइबर अटैक की। किस किस तरह से साइबर क्रिमिनल लोगों के पैसे और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ये पूरा तंत्र काम करता है, कैसे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा क्रिमिनल्स को हो रहा है, कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, ये सब समझने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि फिर किसी को अपनी मेहनत की कमाई और जिंदगी गंवानी ना पड़े। साइबर क्राइम के जड़ में जाने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साल 2024 के पहले 6 महीने में ही साइबर ठगों ने 11,269 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। अक्टूबर के आते आते ये 2,140 करोड़ रुपए के हो गया। हर महीने औसतन 214 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। साल 2019 में साइबर क्राइम से जुड़ी 26,049 शिकायतें दर्ज की गई। 2020 में 2,57,000 के करीब, 2021 में 4,52,000 के करीब, 2022 में ये बढ़ गया और ये आंकड़े हो गए 9,66,000 के करीब। 2023 में 15,56,218 और अकेले 2024 के पहले 4 महीने में 7,40,957 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, फर्जी ट्रेडिंग ऐप, लोन ऐप्स, गेमिंग, डेटिंग एप्लीकेशन, ओटीपी और एल्गोरिदम मैनिपुलेशन के जरिए ठगे गए हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मतलब I4C के मुताबिक साल 2023 में 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की घटनाओं की जानकारी मिली। वहीं ट्रेडिंग स्कैम के 20,000 से ज्यादा मामले आए, जिसमें 1,420 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चाहत रखने वाले यानी डेटिंग ऐप से जुड़े 1,725 स्कैम सामने आए, जिसमें लोगों को 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये वो मामले हैं जो सामने आए हैं, किसी ने शिकायत की, नहीं तो डेटिंग और सेक्सटॉर्शन से जुड़े लगभग मामले शर्म और बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। सेक्सटॉर्शन मतलब सेक्स और एक्सटॉर्शन, वसूली। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी के व्हाट्सएप पर अचानक कोई वीडियो कॉल आती है और आप उस कॉल को पिक कर लेते हैं। तभी सामने स्क्रीन पर कोई न्यूड यानी कम या बिना कपड़े के कोई महिला या लड़की या लड़का बात करना शुरू कर देता है। आप जब तक कुछ समझ पाते हैं तब तक आपके कॉल की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वीडियो लीक करने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। साइबर क्रिमिनल आपकी वीडियो आपके करीबी लोगों को भेजने, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करने की धमकी देकर बदले में पैसा मांगता है। यही बदनामी के डर से लोग गलती करते हैं और उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और पुलिस में शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था, जहां एक नाबालिग छात्र की आत्महत्या से मौत हो गई थी। इसी तरह रांची से पूर्व बीजेपी विधायक सीपी सिंह के साथ भी हुआ था। उन्हें एक वीडियो कॉल आई। कथित तौर पर सामने से एक महिला उनसे अश्लील बातें करने लगी। हालांकि उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत कराई। साइबर क्रिमिनल सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, हर दिन कुछ नया रास्ता निकाल रहे हैं। साइबर क्राइम का एक और तरीका देखिए,
मध्य प्रदेश के रहने वाले एक वकील को व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि उनका बेटा पुलिस की हिरासत में है और 70,000 रुपए देकर बेटे को तुरंत छोड़ने की बात कही। वकील ने पैसे स्कैमर को दे दिए। स्कैमर ने और पैसे मांगे। तब वकील को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। फिर जाकर एक आरोपी विश्वजीत गिरी पकड़ में आया। जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था वहीं से आरोपी की लीड मिली। दरअसल होता यह है कि साइबर क्रिमिनल इसी तरह के कॉल करते हैं। कभी कहते हैं कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, तो कभी बेटा पुलिस हिरासत में है। जिस नंबर से कॉल आता है उसके व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी पहने किसी शख्स की फोटो नजर आती है। कॉल करने वाला काफी रौब में बात करता है, आपको इमोशनली फंसाने की कोशिश करेगा और फिर यहीं कई लोग गलती कर देते हैं। एक कहावत है ना, कौवा कान ले गया, तो कई लोग कान को नहीं देखते, कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं। यहाँ भी कई लोग यही गलती करते हैं, अपने बच्चों से संपर्क नहीं करते, पुलिस स्टेशन ना जाकर स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं। अब एक और असली कहानी सुनिए। जैसे पहले हिंदी फिल्मों में यू आर अंडर अरेस्ट कहते थे पुलिस वाले, अब साइबर क्रिमिनल यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट। यह मामला कितना गंभीर है इसे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में 27 अक्टूबर 2024 को डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया था। डिजिटल अरेस्ट को ऐसे समझे कि कोई साइबर फ्रॉड आपके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेगा, जिसमें वो खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अफसर या कोई अन्य सरकारी अधिकारी बताएगा। वे आपसे कहेगा कि आपका नाम किसी गंभीर अपराध से जुड़ा है, जैसे मानव तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग। फिर आपसे कहा जाएगा कि अगर वीडियो कॉल कट किया तो आपको सच में पुलिस आकर पकड़कर जेल में डाल देगी। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आम आदमी समझ नहीं पाता है और घबरा जाता है और फिर साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंस जाता है। ये साइबर ठग इतने ज्यादा शातिर हैं कि ये पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप तैयार रखते हैं, पुलिस की वर्दी में दिखते हैं, पुलिस की तरह बात करते हैं। अगस्त 2024 में पीजीआई लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन को कुछ दिनों डिजिटल अरेस्ट में रखकर उनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए गए। इसी तरह वर्धमान ग्रुप के चेयरपर्सन 82 साल के एसपी ओसवाल के साथ हुआ। एसपी ओसवाल के पास एक फोन कॉल आया, रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, एक पुराने केस में आपके नाम पर अरेस्ट वारंट निकला है, आपको तत्काल डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। फिर क्या था, एक कॉल से उनके साथ 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। एसपी ओसवाल के केस में साइबर क्रिमिनल ने तो नकली अदालत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की नकली बेंच, नकली कोर्ट के आदेश सब बना डाले। वीडियो कॉल पर जज जैसे दिख रहे किसी शख्स ने आदेश तक दे दिया कि इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली जाए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सब इतनी सफाई से हो रहा था कि मानो सब सच हो। लेकिन बाद में एसपी ओसवाल ने साइबर सेल में केस दर्ज करवाया। पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई है। जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच करीब 92,334 डिजिटल अरेस्ट की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। साल 2024 की शुरुआती सिर्फ 4 महीनों में 4599 मामलों में 120 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। फिर कह रहा हूं, बड़े मामले तो सामने आ रहे हैं। ऐसे हजारों लोग रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं जिनका डेटा हमारे पास नहीं है। एक और साइबर क्राइम का नमूना देखिए। अभी हाल ही में मुझे और मेरे कलीग को मेल पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेटर हेड से एक मेल आया। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मामले का जिक्र था। नोटिस पर आईबी से लेकर साइबर क्राइम सबके मोहर लगे थे। कमाल देखिए, उस नोटिस में यह भी लिखा था कि अगर 24 घंटे में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। ये एक ट्रैप था हमें फंसाने का। आप जान लीजिए कि पुलिस की तरफ से ऐसा कोई मेल नहीं आता है। ये तो पुलिस वाले के नाम पर ठगी की कोशिश थी। अभी हाल ही में मेरे एक और कलीग को कॉल आया कि आपका फोन बंद हो जाएगा। ट्राई के नाम से कॉल था। सुनिए किस तरह से कॉल आते हैं। दूरसंचार विभाग आपको सूचित करता है कि आपके मोबाइल फोन नंबर की कई बार रिपोर्ट की गई है। आपके नाम से पंजीकृत सभी सेवाएं 30 मिनट में निष्क्रिय कर दी जाएंगी। कृपया विवरण के लिए 1 दबाएं। याद रहे, आधार कार्ड बंद हो जाएगा, फोन नंबर बंद होने वाला है, पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, एटीएम कार्ड का पिन बताएं, ओटीपी बताएं। जैसे कोई भी कॉल आए
तो पहले उसकी जांच करें। ये एक स्कैम हो सकता है। फोन नंबर और आधार के अलावा भी ऑनलाइन फ्रॉड के कई तरीके आ गए हैं। हमारे कलीग को दिल्ली बिजली विभाग के नाम से मैसेज आया कि थोड़ी देर में आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, हमारे ऑफिसर से संपर्क करें। ये एक स्कैम था, लेकिन हम बच गए। हमें पता था कि साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। आप भी बच सकते हैं। क्विंट के मेंबर बनिए और जागरूक रहिए। अब सबसे अहम बात, डिजिटल अटैक से कैसे बचें। दरअसल पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात में सुझाव दिया है, रुको, सोचो, एक्शन लो। मतलब अगर ऐसे कॉल आए तो रुक कर सोचे। अपनी कोई भी जानकारी इस तरह कॉल पर साझा ना करें। यह भी जान लें कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ना गिरफ्तार कर सकती है, ना आपसे पैसे मांग सकती है। और सबसे अहम, ऐसे फ्रॉड और फर्जी कॉल की तुरंत शिकायत करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करके इसकी सूचना दें। साथ ही www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। लेकिन इन सब के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। अगर ये साइबर अटैक है तो हमारी तैयारी भी वॉर लेवल की होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, चीन, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देश से करीब 40 से 50% साइबर अटैक हो रहे हैं। इनसे तो निपटना ही होगा, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले भी बहुत से साइबर क्रिमिनल लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। उनके लिए सख्त से सख्त कानून और सजा की जरूरत है। साइबर क्राइम के बढ़ने के पीछे एक और वजह है, पुलिस एक्शन में देरी या पुलिस का ओवरवर्क्ड होना। कई मामलों में पुलिस की सुस्ती और बैंक के कॉपरेट नहीं करने की वजह से भी अपराधी इस तरह के काम को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। मेरे पिता के एटीएम से 1 लाख से ज्यादा रुपए गायब हुए। साइबर क्रिमिनल ने कई एटीएम से पैसे निकाले, कुछ पैसे पीओएस मशीन से ट्रांसफर हुए। हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस के पास गोल्डन पीरियड था। सीसीटीवी से लेकर बैंक ट्रांसफर की मदद से अपराधी पकड़े जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वाले हमें ही कहते थे कि बैंक से सीसीटीवी और बाकी डिटेल निकालें। आज 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन उस केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं। सरकारी आंकड़ों की माने तो साइबर क्राइम के मामलों में सिर्फ 10% लोगों का ही पैसा वापस उन्हें मिल सका है। जी हाँ, सिर्फ 10%। और ये पैसा वापस मिलना भी एक जंग से कम नहीं है। भारत को इस डिजिटल अटैक से लड़ने के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। पुलिस को डिजिटली ट्रेन करना होगा, नहीं तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे।